हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बेटा आज हमारी मोस्ट रिपीटेड पीवाईक्यू सीरीज के अंतिम युद्ध में हम बात करने वाले हैं किसकी। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट। पहला क्वेश्चन क्या कह रहे थे कि व्हाट कॉन्स्टिट्यूट सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और सेकेंड पार्ट में पूछ रहा है कि हाउ आर द कंपोनेंट ऑफ नर्वस सिस्टम प्रोटेक्टेड, विच सिग्नल गेट डिस्टर्बेड इन केस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। चलिए एक एक करके इसका आंसर देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला पार्ट जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, बेटा जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से, ठीक है बच्चे। उसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में आ जाती है क्रैनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स। तो वो नर्व जो ब्रेन से अराइज होती हैं दे आर नोन एज क्रैनियल नर्व्स, और जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज होती हैं दे आर नोन एज स्पाइनल नर्व्स। 12 पेयर ऑफ क्रैनियल नर्व्स आर फाउंड इन ह्यूमन बीइंग्स, आपको याद रखना है, ठीक। अब ये प्रोटेक्शन कैसे होती है नर्वस सिस्टम की, तो एक वर्ड होता है बेटा मेनिंजेस। तो मेनिंजेस हेल्प करती हैं प्रोटेक्शन में, चाहे वो ब्रेन है चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड है। 3 प्रोटेक्टिव कवरिंग्स होती हैं स्कल के अलावा। स्कल तो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता ही करता है, जो बोनी सॉकेट होता है, इसलिए इसको क्रैनियम कहा जाता है, क्रैनियल कैविटी होती है वो। मेनिंजेस भी 3 होती है यहाँ पर, ड्यूरा मैटर, अरेक्नोइड मेम्ब्रेन एंड पाया मैटर। ये तीनों के तीनों जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं, कवरिंग्स हैं, ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती हैं बेटा, याद रहेगा। इनके बीच में बना होता है सीएसएफ। सीएसएफ का मतलब है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड इसमें भरा होता है, तो उसकी वजह से फ्रिक्शन नहीं होता और प्रोटेक्शन प्रोवाइड होती है। अब स्पाइनल कॉर्ड का काम क्या है, क्योंकि यहाँ पे नर्व्स हैं, स्पाइनल नर्व्स हैं, तो जो इंटीग्रेशन का काम है वो नहीं हो पाएगा। अगर जो स्पाइनल कॉर्ड को इंजरी होगी तो स्पाइनल नर्व जो इंफॉर्मेशन पास करती हैं, जो इंटीग्रेशन करती हैं डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, वो प्रोसेस डिस्टर्ब हो जाएगी। आ गया समझ में आपको। 2 बार आया वो क्वेश्चन है, 2020 में भी और 2017 में भी। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको 2 कंपोनेंट बताने हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के, हाउ दे आर प्रोटेक्टेड। वही क्वेश्चन है लगभग, लेकिन इसमें कुछ और ऐड किया गया है, कंपोनेंट विच आर कंसिडर्ड एज हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर ऑफ द बॉडी। तो 2 कंपोनेंट तो वही हो जाएंगे बेटा जो अभी हमने डिस्कस किए थे। कौन कौन से, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसमें आ जाते हैं ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो 2 मेजर कंपोनेंट्स हो गए। अब बोनी स्कल उसको, जिसको हम क्रेनियम कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया, ये क्रेनियम उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। उसके अलावा मेनिंजेस है जो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, ड्यूरा मैटर, पाया मैटर एंड अरेक्नोइड मेम्ब्रेन, ये तीनों मेनिंजेस उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगी, जिनके बीच में क्या बना होता है, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ बना होता है। उसके अलावा जो ब्रेन है वो 3 रीजन्स में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाई ब्रेन में डिवाइडेड होता है। तो हाईएस्ट कोऑर्डिनेटिंग सेंटर, जो कंट्रोल सेंटर है हमारी बॉडी का, वो क्या होता है, ब्रेन होता है, ठीक है बच्चों, याद रहेगा। अब ये तीनों पार्ट क्या क्या करते हैं, देखिए। फोर ब्रेन सबसे आगे का पार्ट है, इसको प्रोजेंसिफेलोन भी कहा जाता है, इट इज ऑल्सो नोन एज प्रोजेंसिफेलोन। मेन थिंकिंग ऑर्गन है, मेन थिंकिंग पार्ट है, और क्योंकि यहाँ पे डिफरेंट लोब्स होती हैं और उन लोब्स में अलग अलग एसोसिएशन एरियाज होते हैं बच्चों, और वो एसोसिएशन एरियाज पर्टिकुलर फंक्शन को रेगुलेट करने का, कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे सेंसरी एरिया, नाम से पता चल रहा है, जो सेंसरी इंपल्सेस हैं उनको रिसीव करेंगे रिसेप्टर की हेल्प से। ऑडिटरी एरिया हियरिंग के लिए होगा, ऑल्फैक्टरी स्मेल, गस्टेटरी टेस्ट एंड ऑप्टिक साइट से। और ये वो एसोसिएशन एरिया जो मैं अभी आपको बता रहा था, ये इंटरप्रेट करते हैं इन इन्फॉर्मेशन को, ये सारी इन्फॉर्मेशन को इंटरप्रेट करेंगे और डिसीजन लेंगे कि क्या करना है, किस कंडीशन में क्या रेस्पॉन्स देना है बॉडी। और जो मोटर एरियाज हैं ये क्या करेंगे, वो जो इस एसोसिएशन एरिया ने जो डिसीजन लिया उसको पास करेंगे हमारे बॉडी पार्ट्स को, ठीक है ना। और मसल की हेल्प से, वॉलेंट्री मसल की हेल्प से हम उस पर्टिकुलर या डिजायर्ड फंक्शन को परफॉर्म कर देंगे, ठीक है ना। तो फोर ब्रेन मेन थिंकिंग पार्ट हो गया हमारे ब्रेन का, क्योंकि फोर ब्रेन में क्या आता है, फोर ब्रेन में आता है सेरेब्रम, ठीक है। लार्जेस्ट पार्ट है ह्यूमन ब्रेन का, इसको लॉजिकल थिंकिंग या डिसीजन मेकिंग या आईक्यू, ये सारे के सारे जो फंक्शन है ये यहीं से रेगुलेट होते हैं। क्लियर टू एवरीवन। बेटा जहां पे भी आपको कंफ्यूजन हो ना, आपको बस ऐसे लिथार्जिक होकर बस सुनते नहीं रहना जैसे रामायण की कथा सुना रहा हूं मैं आपको, नहीं। आप जितना एक्टिव होंगे मैं उतना ही इफेक्टिवली आपके साथ इन्वॉल्व होकर आपको और चीजें समझा पाऊंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मोड ऑफ एक्शन ऑफ बीटिंग द हार्ट डिफरेंट फ्रॉम रिफ्लेक्स एक्शन। बीटिंग ऑफ हार्ट क्या हो गया बेटा, बीटिंग ऑफ हार्ट इज नोन एज इनवॉलेंट्री फंक्शन, ये इनवॉलेंट्री फंक्शन है। लेकिन जो रिफ्लेक्स एक्शन है वो स्पॉन्टेनियस रेस्पॉन्स है हमारी बॉडी का टुवर्ड्स एक्सटर्नल स्टिमुलस।
जो एक अनवांटेड कंडीशन होती है उसके टुवार्ड्स हमारी बॉडी स्पॉन्टेनियसली अचानक से कैसे रेस्पॉन्ड करती है कि जैसे आप ड्राइव कर रहे हैं, आप सामने से फास्ट स्पीड से व्हीकल आ जाता है, या आप किसी गर्म चीज़ को टच कर देते हो तो कैसे हम अपना हाथ हटा लेते हैं, वो सारे क्या है, रिफ्लेक्स एक्शंस हैं। और बीटिंग ऑफ हार्ट है हमारे विल पावर के कंट्रोल में नहीं है ना, ये अपने आप ऑनगोइंग प्रोसेस है, कंटिन्यूसली चलती रहती है। तो इसके लिए किसी स्टिमुलस की जरूरत नहीं होती, और इसके लिए स्पेशलाइज मसल्स होती हैं जिनको हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। तो कार्डियक मसल की हेल्प से काम होता है, जबकि जो रिफ्लेक्स एक्शन है उसके लिए स्केलेटल मसल्स की जरूरत पड़ेगी। क्लियर टू एवरीवन? तो बीटिंग ऑफ हार्ट इज इनवॉलेंट्री एक्शन विच इज नॉट अंडर कंट्रोल ऑफ आवर विल पावर, किसी स्टिमुलस की जरूरत नहीं पड़ती, ब्रेन से रेगुलेटेड होता है, एंड कोई स्केलेटल मसल इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, यहाँ पे कार्डियक मसल्स इन्वॉल्व होंगी। और थ्रू आउट लाइफ जिस दिन हमारे हार्ट ने काम करना बंद कर दिया तो आप कह सकते हो आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा। ठीक है ना? ये फास्ट भी हो सकता है कुछ कंडीशंस में, कुछ में स्लो भी हो सकता है, लेकिन ये सडन रेस्पॉन्स है टू समथिंग। समथिंग का मतलब स्टिमुलस की बात हो रही है यहाँ पे, ये आ गया यहाँ पे स्टिमुलस, एंड स्पाइनल कोड से रेगुलेटेड होता है, ब्रेन डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता रिफ्लेक्स एक्शन में, आगे हम देखेंगे क्वेश्चन आएगा तो। और ये परफॉर्म होता है विद द हेल्प ऑफ स्केलेटल मसल्स। ठीक है? इमरजेंसी कंडीशन में ना स्पॉन्टेनियस कंडीशन है, और इसलिए हमेशा बहुत क्विक रेस्पॉन्स होता है, बहुत फास्ट रेस्पॉन्स होता है इसका बच्चों। ठीक है, चलिए। स्क्विरल बेचारी गिलहरी क्या कर रही है, स्केरी सिचुएशन में डरा दिया आपने उसको। इट्स बॉडी हैज टू प्रिपेयर फॉर एदर फाइटिंग और रनिंग अवे। तो इमीडिएट चेंजेस क्या आएंगे उसकी बॉडी में कि जिससे वो या तो फाइट कर सके या भाग जाए। देखिए, इमरजेंसी हार्मोन का नाम आपको पता होना चाहिए, एड्रेनालिन। एड्रेनालिन जिसको हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं बच्चों। तो एपिनेफ्रिन का रोल यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि जैसे ही इमरजेंसी कंडीशन आती है, स्केरी कंडीशन आती है, फ्राइट की कंडीशन आती है, तो एड्रेनालिन बढ़ने लग जाता है हमारी बॉडी में। ठीक है ना? हार्ट बीट बढ़ जाती है, रेस्पिरेटरी रिदम बढ़ जाता है, रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाती है। ठीक है? और उसकी वजह से जो डाइजेस्टिव सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की जो एक्टिविटी है वो सप्रेस हो जाएंगी फॉर ए टाइम पीरियड। और ब्रेन का जो पार्ट है अमाइगडेला, वो इस थ्रेट को रिकॉग्नाइज करता है, उसके लिए रेस्पॉन्स देने की कोशिश करता है। ठीक है? इसके साथ साथ क्या हो जाएगा, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, जो प्यूपिल है आई का वो डायलेट होकर थोड़ा सा एक्सपेंड हो जाएगा, एंड हाइपोथैलेमस हमारे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा, जिससे कि वो इस सडन कंडीशन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सके। और जो एड्रिनल ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड नियर द किडनी, वो इमरजेंसी हार्मोन एड्रेनालिन सिक्रीट कर देंगी, जिसकी हेल्प से वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेगा कि भाई लड़ना है कि भागना है। वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे भी क्या थ्रेट है। ठीक है बच्चों? चलिए, वाई केमिकल कम्युनिकेशन इज बेटर देन इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एज अ मीन ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन सेल्स इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कॉम्प्लेक्स हायर ऑर्गेनिज्म की बात हो रही है बेटा। देखिए, हमारी बॉडी में कॉम्प्लेक्सिटी है, इसलिए हमें क्विक रेस्पॉन्सेज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना? तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेशन होता है वो दो तरह से होता है, उसमें हार्मोनल रेगुलेशन भी होगा और नर्वस रेगुलेशन भी होता है। हार्मोन प्लस नर्वस सिस्टम दोनों के दोनों एक्ट करते हैं इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हम कह सकते हैं, या रेगुलेशन। जबकि प्लांट्स में सिर्फ हार्मोनल रेगुलेशन होता है, नर्वस रेगुलेशन नहीं होता। ठीक है? तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में केमिकल कम्युनिकेशन क्यों प्रेफर किया जाता है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के कंपैरिजन में? क्योंकि यहाँ पे हार्मोन्स होते हैं और स्पेशलाइज्ड टिश्यू की जरूरत नहीं होती, जिससे कि जो सिग्नल है उसको ट्रांसमिट किया जाए, फिर उसको रिसीव करेगा, नेक्स्ट न्यूरॉन पे जाएगा। केमिकल कोऑर्डिनेशन कहीं भी हो सकता है बॉडी में, कहीं पे भी हार्मोन जा सकते हैं, जबकि इलेक्ट्रिकल जो है, इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन जो है वो सिर्फ न्यूरॉन के हेल्प से होगा, नर्वस सिस्टम के हेल्प से ही होगा। नर्वस कोऑर्डिनेशन है वो सिर्फ ओकेजनली होगा, लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन कंटिन्यूस होता है, ग्रेजुअल होता है। इसीलिए केमिकल कम्युनिकेशन को प्रेफर किया जाएगा, ना कि इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस को। याद रहेगा आपको? चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब जो मैं क्वेश्चन बता रहा था कि ब्रेन इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व इन वीवीआईपी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन बाय रिफ्लेक्स एक्शन। ये डायग्राम के हेल्प से आपकी एनसीईआरटी में भी बहुत सुंदर सा डायग्राम दिया हुआ है ना? तो आपको सारे इवेंट्स बताने हैं, इसमें चार चीजें आपको मेनली याद रखनी है। रिफ्लेक्स एक्शन की डेफिनेशन तो आप कर दोगे कि स्पॉन्टेनियस इनवॉलेंट्री रेस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस, हमारी बॉडी का टू कोई भी चीज़ स्टिमुलस हो सकती है, हीट, लाइट, टेम्परेचर, कुछ भी, कोई भी चीज़। ठीक है? अब यहाँ पे देखो दो चीज़ें आपको देखनी है, ध्यान रखनी है। एक होता है इफेक्टर ऑर्गन या इफेक्टर, नॉर्मली मसल्स इफेक्टर का काम करते हैं, और एक होता है रिसेप्टर जो स्किन में होते हैं। ठीक है? एक होता है स्टिमुलस जो एक्सटर्नल एजेंट है, यहाँ पे हीट स्टिमुलस का काम कर रही है, और एक होता है रेस्पॉन्स। तो जैसे ही कोई स्टिमुलस के कॉन्टैक्ट में हमारी बॉडी के रिसेप्टर आएंगे, जैसे गर्म चीज़ है तो हमारी स्किन उसके कॉन्टैक्ट में आएगी, तो जो मोटर न्यूरॉन है वो क्या करेंगे, या सेंसरी न्यूरॉन काम करेंगे? चलिए पहले आप ये बताइए, सेंसरी न्यूरॉन काम करेंगे कि मोटर न्यूरॉन काम करेंगे? सेंसरी न्यूरॉन सेंस ऑर्गन से इंफॉर्मेशन लेके जाएंगे स्पाइनल कोड तक। यहाँ पे आप देख रहे हो ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है, डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है। अब ये जो स्टिमुलस है, ये स्टिमुलस
इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने की कोशिश करेगा, एक जजमेंट लेने की कोशिश करेगा ब्रेन से, और वो इन्फॉर्मेशन वापस से आएगी स्पाइनल कॉर्ड के पास और वो उसको पास कर देगा मोटर न्यूरॉन के पास विद द हेल्प ऑफ दिस रिले न्यूरॉन। तो मोटर सेंसरी न्यूरॉन लेकर आए और मोटर न्यूरॉन लेके जाएंगे, ठीक है। और जैसे ही वो इफेक्टर ऑर्गन तक पहुंचेगी, इफेक्टर ऑर्गन अप्रोप्रिएट एक्शन लेगा, रेस्पॉन्स देगा। तो जब तक रेस्पॉन्स नहीं आया बच्चों, तब तक तो हम इसको कहेंगे रिफ्लेक्स आर्क। ये पूरा जो एरिया हो गया, ये वाली पूरा जो मोमेंट के बिना जो प्रोसेस हुई, उसको कहेंगे रिफ्लेक्स आर्क। और जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगी, हम अपना हाथ वहां से हटा लेंगे, देन इट इज नोन एज रिफ्लेक्स एक्शन। क्लियर टू एवरीवन? रिफ्लेक्स आर्क वो पाथवे है और एक्शन वो मूवमेंट है। तो जब मूवमेंट होगा तो एक्शन कंप्लीट होगा, अदरवाइज वो आर्क रहेगा, पूरा एक पाथवे रहेगा। क्लियर टू एवरीवन? होप इट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये सारे इवेंट्स हैं, सॉरी। रिसेप्टर ऑर्गन स्किन हो गया, सेंसरी न्यूरॉन सेंसरी इंफॉर्मेशन सेंसरी ऑर्गन से स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएंगे। स्पाइनल कॉर्ड एक इंटरमीडिएट की तरह काम करेगा, और मोटर न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड से इंफॉर्मेशन को लेकर कहाँ जाएंगे? रिसेप्टर तक, सॉरी इफेक्टर ऑर्गन तक, और उसके बाद एक्शन हो जाएगा। हम हाथ हटा लेते हैं, एज सिंपल एज दैट। चलिए ये देखिए, बेचारा डियर है, चिंकारा है, जो भी आपको, चीता है, चीता प्रे को देखते ही उसकी तरफ भागता है हाई स्पीड से। क्यों ऐसा होता है? क्या उसके मसल्स में ऐसा चेंज आता है कि वो मूवमेंट पॉज कर देता है? और जो केमिस्ट्री है सेलुलर कंपोनेंट्स की, वो मसल्स की, वो कैसे चेंज होती है? देखिए बेटा, जैसे ही प्रे को देखेगा, ये हो गया प्रे, ये है प्रेडेटर, ठीक है। तो जैसे ही इसने इसको देखा, तो जो ऑप्टिक रिसेप्टर्स थे, एक तरह से उन्होंने सबसे पहले अपना काम किया। उसकी वजह से इनके जो मसल्स हैं, लिम्ब मसल्स हैं, वो एक्टिवेट हो जाते हैं और अपना काम करना शुरू कर देते हैं। तो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम आ गया ना पूरा, कि प्रे को देखते ही स्टिमुलस मिला उसको, जिसकी वजह से इंपल्स ट्रेवल की मसल्स के थ्रू, लिम्स के थ्रू, और वो प्रे की डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है। जैसे ही स्टिमुलस मिला, ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स ट्रांसपोर्ट हो गई अलोंग द नर्व, और उसकी वजह से न्यूरो ट्रांसमीटर्स रिलीज हुए। न्यूरो ट्रांसमीटर्स जैसे आपने पढ़ा है, एसिटाइल कोलिन न्यूरो ट्रांसमीटर। और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है? मसल और न्यूरॉन का जो जॉइनिंग पॉइंट होता है। ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन का पार्ट हो गया, ये मसल हो गई, तो दिस एरिया इज नोन एज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। अब मसल्स अपनी शेप चेंज करते हैं, उनका कॉन्ट्रैक्शन होगा, ठीक है। और जो मसल के जो प्रोटीन्स हैं, यहाँ पे जो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स होते हैं, वो काम करना शुरू कर देते हैं, अपनी फॉर्म, अपना अरेंजमेंट चेंज कर लेंगे, और वो मसल फाइबर्स की स्प्रेडिंग और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो मसल्स हैं, जो लिम्स हैं, वो शॉर्ट होंगे, उनका कॉन्ट्रैक्शन होगा या रिलैक्सेशन होगा। और इट कॉजेज, क्या होगा इसकी वजह से? चीता उसकी तरफ बहुत स्पीड से दौड़ना शुरू कर देता है। क्लियर टू एवरीवन? चलिए बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? थायराइड ग्लैंड से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है? दोनों का फंक्शन आपको बताना है, डिसऑर्डर बताना है, और टाइमिंग और अमाउंट ऑफ रिलीज कैसे रेगुलेट होता है, ये आपको बताना है। ये क्वेश्चन 2-3 बार आया हुआ है, ये सेकंड पार्ट, पिट्यूटरी ग्लैंड, और दूसरा है हमारा थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रीट करता है, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। क्या हो जाता है इसे? ठीक। पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन अगर आप में से किसी को पता है तो एक बार फटाफट बताइए बेटा। पिट्यूटरी हार्मोन, सॉरी पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? चलिए बताइए फटाफट कमेंट सेक्शन में। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। जितनी जल्दी रेस्पॉन्स आएगा उतनी जल्दी मैं आपको बताऊंगा नर्व इंपल्स क्या होती है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो नर्व फाइबर के थ्रू ट्रांसमिट होता है, उसको हम कह देते हैं नर्व इंपल्स। अब ये जो नर्व इंपल्स का ट्रांसमिशन है वो यूनिडायरेक्शनल होगा बेटा, हमेशा याद रखना, एक नंबर में भी आ सकता है। यूनिडायरेक्शनल होता है, डेंड्राइट से एक्सोन की तरफ होता है, ठीक है। डेंड्राइट से एक्सोन की तरफ ये ट्रांसमिशन होता है। क्लियर टू एवरीवन? तो नर्व इंपल्स क्या हो गई? नर्व इंपल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल है जो कि नर्व फाइबर के हेल्प से ट्रांसमिट होता है, और डेंड्राइट ऑफ द सेल टू एक्सोन, ठीक, एंड सो ऑन, जब तक कि वो टारगेट सेल या टारगेट ऑर्गन तक नहीं पहुंच जाता। क्लियर टू एवरीवन? पिट्यूटरी का अभी तक रेस्पॉन्स नहीं आया, पिट्यूटरी का रेस्पॉन्स आपको देना है, मैं नहीं बताने वाला, आप लोग बताएंगे। उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसके बेसिस में बताऊंगा कि ये सही है कि गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए, डायग्राम बनाना है न्यूरॉन का और सारे पार्ट्स लेबल करने हैं। तो ये डायग्राम है आपके लिए। तो सबसे आगे का जो पार्ट होता है बेटा, उसको क्या कहते हैं? साइटोन या सेल बॉडी। साइटोन और
सेल बॉडी कहा जाता है इसको, जहाँ पे डेंड्राइट ये ब्रांच स्ट्रक्चर जो है। इसके अलावा यहाँ पे ये इस तरह से ग्रेन्यूल्स होते हैं जिनको नीजल्स ग्रेन्यूल कहते हैं, प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। नीजल्स ग्रेन्यूल्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये दिस वन। और ये जो नीचे का थ्रेड लाइक पार्ट है, दिस इज नोन एज एक्सोन, ठीक है। एंड टर्मिनल पार्ट ऑफ अ न्यूरॉन और नर्व फाइबर इज नोन एज एक्सोन टर्मिनल। अब ये एक्सोन के बेसिस पे नर्व फाइबर दो टाइप के हो सकते हैं। अगर इसके ऊपर एक कवरिंग है, मेडुलरी शीथ प्रेजेंट है, तो मेडुलेटेड नर्व फाइबर, ठीक। यहाँ पे जैसे माइलिन शीथ है तो मेडुलेटेड नर्व फाइबर, और अगर ये एब्सेंट है तो ये क्या कहलाएगा, नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर, ठीक। मेडुलेटेड एंड नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर, माइलिन शीथ के साथ स्वान सेल्स भी होंगी। और यहाँ पे मैं दोबारा से बनाता हूँ आपके लिए, ये मेडुलरी शीथ के बीच में गैप्स होते हैं जिनको नोड्स ऑफ रेनवियर कहा जाता है। अब जो ट्रांसमिशन है नर्व इंपल्सेस का, हमेशा याद रखना मेडुलेटेड नर्व फाइबर में फास्टर होगा एज कंपेयर टू नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर। क्योंकि देखिए मेडुलेटेड नर्व फाइबर में क्या होगा, ये नोड टू नोड जंप करेगी, ठीक है। लेकिन नॉन मेडुलेटेड में एक ही स्पीड से, यूनिफॉर्म स्पीड से जो इंपल्स है उसका ट्रांसमिशन होता रहेगा। तो इसलिए मेडुलेटेड नर्व फाइबर में नोड टू नोड जंप करके इंपल्स ट्रांसमिट होती है, इसलिए इसको साल्टेटरी कंडक्शन भी कहा जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज साल्टेटरी कंडक्शन। तो दो तरह के नर्व फाइबर होंगे, अगर मेडुलरी शीथ प्रेजेंट है तो मेडुलेटेड नर्व फाइबर, अगर नहीं है तो नॉन मेडुलेटेड नर्व फाइबर। चलिए आगे चलते हैं। व्हाई डज द फ्लो ऑफ सिग्नल इन साइनेप्स फ्रॉम द एक्सोन एंड ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्राइट एंड ऑफ अदर न्यूरॉन टेक्स प्लेस बट नॉट इन रिवर्स डायरेक्शन। अभी मैंने आपको बताया था यूनि डायरेक्शनल फ्लो होता है ना, न्यूरोट्रांसमीटर की हेल्प से होता है। देखिए कैसे होता है, देखिए न्यूरॉन जो है इलेक्ट्रिक इंपल्स के फॉर्म में ट्रेवल करते हैं बेटा, यस और नो, ठीक है। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर के फॉर्म में इसको पहुंचाना पड़ेगा जिससे कि ये नेक्स्ट न्यूरॉन तक पहुंच जाए। तो नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन दे कम क्लोज। नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन, ये दोनों पास पास आ जाते हैं, फिर भी इनके बीच में जो गैप रह जाता है उसको सिनेप्स कहते हैं। और इस सिनेप्टिक एरिया में क्या प्रेजेंट होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, ठीक है। तो इन न्यूरोट्रांसमीटर्स का काम क्या होता है कि इन सेल्स के जो ये नर्व एंडिंग्स हैं और यहाँ पे जो रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं उनको, उनके हेल्प से इसको पास करवा देना नेक्स्ट न्यूरॉन पे। तो दीज रिक्वायर सर्टेन चैनल्स टू एंटर अ न्यूरॉन, न्यूरोट्रांसमीटर। एक्सोन में ये रिसेप्टर्स नहीं होते लेकिन डेंड्राइट में रिसेप्टर्स प्रेजेंट होंगे, ठीक। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो कि रिलीज हुए एक्सोन टर्मिनल से एक न्यूरॉन के यहाँ पर इस तरफ से, वो डेंड्राइट रिसीव कर लेगा नेक्स्ट न्यूरॉन का, जिससे वो मैसेज सिनेप्स के थ्रू ट्रांसमिट हो गया एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन पे, नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन टू डेंड्राइट ऑफ नेक्स्ट न्यूरॉन। लेकिन वापस थोड़ी आ पाएगा क्योंकि उसके पास तो रिसेप्टर ही नहीं है। दैट्स व्हाई देयर इज यूनिडायरेक्शनल फ्लो या यूनिडायरेक्शनल पैसेज ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर टू एवरीवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, 3 डिफरेंसेस बताने हैं सेरेब्रम और सेरेबेलम के। चलिए सेरेब्रम और एक तरफ आ गया आपका सेरेबेलम। चलिए एक है पार्ट फोर ब्रेन का, एक है पार्ट हाइंड ब्रेन का। ये लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, ये सेकंड लार्जेस्ट पार्ट है बेटा ब्रेन का। ये मेन थिंकिंग सेंटर है क्योंकि फोर ब्रेन यहाँ पे प्रेजेंट है। ये इक्विलिब्रियम मेंटेन करता है बॉडी का, इक्विलिब्रियम पोस्चर मेंटेन करता है। इसकी 2 लोब्स होती हैं जिनको सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स कहते हैं, सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स कहा जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या होते हैं, सेरेबेलर हेमिस्फीयर्स, सेरेबेलर हेमिस्फीयर्स होती है। क्लियर टू एवरीवन। और भी आपको डिफरेंसेस चाहिए तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, लिटिल ब्रेन, न्यू ब्रेन, पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, नहीं, ये उल्टा हो गया। ये सेरेब्रम है और ये सेरेब्रम है, सेरेबेलम एंड सेरेब्रम, ठीक है। सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेरेबेलर हेमिस्फीयर, पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, ऑलरेडी मैंने बताया, लिटिल ब्रेन एंड न्यू ब्रेन। क्लियर टू एवरीवन। चलिए चलें आगे, बोरिंग तो नहीं हो रहा है सेशन। चलिए स्टेट द फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट हार्मोन, जिबरलिन, ऑक्सिन एंड एब्सिसिक एसिड। वैसे तो पहले दोनों ग्रोथ प्रमोटर कहलाते हैं, यही फंक्शन आप कह सकते हो, ग्रोथ प्रमोटर है, और एब्सिसिक एसिड को ग्रोथ इनहिबिटर कहा जाता है, ब्रॉडली अगर हम बात करें फंक्शन की, ठीक है। टिप पे जो प्रेजेंट होता है वो होता है ऑक्सिन। तो प्लांट ग्रोथ में न्यू सेल की प्रोलिफरेशन में हेल्प करता है,
और ये एब्सिसिक एसिड मैं ऑलरेडी बता दिया आपको, इनहिबिटर होता है ग्रोथ का। जिबरलिन क्या करता है, ग्रोथ प्रमोटर है, स्टेम ग्रोथ के लिए। और भी बहुत सारे फंक्शन हो सकते हैं, बट आपसे एक ही पूछा जाए, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तीनों का एक एक फंक्शन लिखिए, 3 नंबर आपको मिल गए। ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, 3 लाइन 3 मार्क्स खत्म। चलिए, व्हाट आर सेंसरी न्यूरॉन, व्हाट आर मोटर न्यूरॉन, मैंने बराबर बता दिया। पिट्यूटरी का भी आंसर आपको देना है, और सेंसरी और मोटर न्यूरॉन मैं ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। कहाँ पे बताया था मैंने, मैंने बताया था रिफ्लेक्स एक्शन। चलिए बताइए फटाफट, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स क्या होते हैं। भाई सीधी सी बात है, सेंसरी सेंस ऑर्गन से और ब्रेन तक इंफॉर्मेशन लेके जाए तो वो सेंसरी न्यूरॉन, और उल्टा हो जाए ब्रेन से और सेंसरी ऑर्गन तक लेके आएगा तो वो मोटर न्यूरॉन हो गया। इज इट क्लियर। चलिए, डिफरेंट पार्ट ऑफ द ब्रेन आर एसोसिएटेड विद डिफरेंट फंक्शंस। तो आपको सेंसेशन ऑफ फीलिंग, फीलिंग फुल होना चाहिए, फीलिंग फुल एंड वोमिटिंग सेंटर का बताना है। तो देखा, हाइपोथैलेमस तो जो है ना वो ऐसा फील करवाता है कि भाई हाँ पेट भर गया, फुल। और वोमिटिंग सेंटर मेडुला ऑब्लंगेटा। इनवोलेंट्री फंक्शन बेटा जो भी होते हैं ना, उसका जो सेंटर्स होते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा होता है। सिर्फ रेस्पिरेशन के लिए जो है वो पोन्स में भी प्रेजेंट होता है, अदरवाइज मेडुला ऑब्लंगेटा इनको कंट्रोल करता है। याद रहेगा। चलिए ये आंसर है यहाँ पे। आपको कैसे लिखना है, सेंसेशन ऑफ फीलिंग फुल, स्प्रिंग नहीं था, फीलिंग फुल ही है वो। हाइपोथैलेमस है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। वोमिटिंग के लिए मेडुला ऑब्लंगेटा कॉन्ट्रैक्शन कर देता है स्मूथ मसल्स। जो न्यूरॉन सिग्नल या स्टिमुलस इफेक्टर ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ, ब्रेन की तरफ, स्पाइनल कोड की तरफ लेके जाएगा वो सेंसरी न्यूरॉन, और उल्टा जो रेस्पॉन्स लेके आएगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर ऑर्गन की तरफ वो क्या हो गया, मोटर न्यूरॉन हो गया। क्लियर। चलिए, ओके, नेम द पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन विच कंट्रोल द वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री फंक्शन। इसे इजी क्वेश्चन हो सकता है बेटा, हो सकता है क्या, बताइए आप। कितनी बार इनडायरेक्टली हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया इनवॉलेंट्री फंक्शन कौन कंट्रोल करता है, मेडुला ऑब्लंगेटा, ये रहा। ठीक, वॉलेंट्री फंक्शन कौन कंट्रोल करेगा, न्यू ब्रेन, फोर ब्रेन, सेरेब्रम यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, कोई दिमाग में दूसरा थॉट लाने की जरूरत ही नहीं है। मेडुला ऑब्लंगेटा इनवॉलेंट्री फंक्शन, फोर ब्रेन वॉलेंट्री फंक्शन, बात खत्म। क्लियर कट। 2 नंबर 2 बार आया लगातार। चलिए, ये क्वेश्चन इस बार भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इसके साथ लगातार आया था, ये भी दोनों साल आया। हाउ टाइमिंग एंड अमाउंट ऑफ हार्मोन सिक्रेटेड आर रेगुलेटेड। एक तरह से हम कह सकते हैं फीडबैक मैकेनिज्म बताना है। ठीक है, चलिए देखते हैं कैसे होता है। चलिए, TRH थायराइड रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से सिक्रेट होगा। पिट्यूटरी आप तो बता दोगे, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पिट्यूटरी का हार्मोन मैंने पूछा था। थायराइड ग्लैंड, थायरोक्सिन हार्मोन, कुछ ध्यान आ रहा है। चलिए, ये नॉर्मल प्रोसेस है कि हाइपोथैलेमस जो है पिट्यूटरी ग्लैंड की सिक्रेशन को रेगुलेट करता है, और यहाँ से 2 तरह के हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, इनहिबिटिंग जैसे ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन, GIH, एंड ग्रोथ रिलीजिंग हार्मोन। ठीक, थायरोक्सिन हार्मोन थायराइड ग्लैंड से सिक्रेट हुआ, ये क्या करता है, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, मैंने आपको बताया था। तो जब इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, इसका अमाउंट बढ़ जाएगा, तो हाइपोथैलेमस इसकी सिक्रेशन को कम कर देगा। ठीक, अब जब कम सिक्रेशन होगी तो नेगेटिव फीडबैक हो जाएगा और उसकी सिक्रेशन बढ़ जाएगी। तो दोनों तरह का रेगुलेशन होता है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक। बढ़ा तो नेगेटिव फीडबैक, कम हो गया तो नेगेटिव फीडबैक। इंक्रीज करना है और डिक्रीज करना है, दोनों चीज़ें डिपेंड करती हैं कंडीशन पे। ये और अच्छे से आप इसको थ्योरेटिकली समझ लीजिए, यही क्वेश्चन है। हाउ फीडबैक मैकेनिज्म रेगुलेट हार्मोन सिक्रेशन, एग्जाम्पल से बताना है। देखिए, वो सिस्टम जो बॉडी और ब्लड के हार्मोन का बैलेंस मेंटेन रखने में हेल्प करता है, उसको कहते हैं हार्मोन फीडबैक मैकेनिज्म। क्लियर, पहला पॉइंट, फीडबैक मैकेनिज्म क्या होता है। अब जो स्पेसिफिक हार्मोन्स हैं उनकी कंसंट्रेशन को बढ़ाना या घटाना, वो इसका काम रहता है, इसको हम फीडबैक कहते हैं। 2 तरह के फीडबैक मैकेनिज्म होते हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक और एक नेगेटिव फीडबैक। अब जब हार्मोन ज़्यादा अमाउंट में होगा तो पॉजिटिव फीडबैक, लेकिन हार्मोन कम अमाउंट में होगा तो उसको कहेंगे नेगेटिव फीडबैक, क्योंकि उसको बढ़ाना पड़ेगा। कम है तो बढ़ाना पड़ेगा नेगेटिव फीडबैक, ज़्यादा है तो कम करना पड़ेगा पॉजिटिव फीडबैक। सिंपल सी बात है। एग्जाम्पल देखिए, अगर हम कार्बोहाइड्रेट वाला फूड ज़्यादा लेंगे, ठीक है ना, तो उसकी वजह से ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा, हाई ग्लूकोज लेवल। ठीक, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, इंसुलिन का काम क्या होता है, ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करना ब्लड में। ठीक है, तो सेल विल बी सिग्नल्ड बाय दिस इंसुलिन टू स्टार्ट एब्जॉर्बिंग ग्लूकोज फ्रॉम द ब्लड। ब्लड ग्लूकोज को रेगुलेट करने की कोशिश करेगा तो ब्लड का ग्लूकोज कंटेंट हो जाएगा कम। तो शॉर्टेज ऑफ ग्लूकोज इन द सर्कुलेशन, अगर इंसुलिन पहले से ही वहाँ पे प्रेजेंट है।
तो इसको रोकने के लिए क्या होगा, इसको रोकने के लिए क्या होगा, लो ब्लड ग्लूकोज लेवल प्रोवाइड नेगेटिव फीडबैक, जिससे कि ब्लड में जो इंसुलिन का सर्कुलेशन है वो रुक जाएगा बच्चों। ठीक है, चलिए फिर से ब्रेन का एक डायग्राम दिखाई दे रहा है। ड्रॉ डायग्राम ऑफ प्रो सेक्शन ऑफ ह्यूमन ब्रेन। पार्ट को लेबल करना है। देखिए सेरेब्रम लार्जेस्ट पार्ट, फोर ब्रेन का पार्ट हो गया। इसमें 4 लोब है, फ्रंटल सबसे आगे की, सबसे पीछे ऑसिपिटल, आगे पीछे, उसके बीच में लिम्बिक पैराइटल, और सबसे नीचे की तरफ क्या हो जाएगी, टेम्पोरल लोब। दिखाई दे रही है आपको, मुझे नहीं दिखाई दे रही है, टेम्पोरल लोब। एक तो होती है टेम्पोरल, फ्रंटल, पैराइटल, ऑसिपिटल एंड टेम्पोरल लोब। क्लियर। चलिए सेरेब्रम, थैलेमस, यहाँ पे हाइपोथैलेमस और थैलेमस एंड ऑल्फैक्टरी लोब्स, ये सारे मिलकर क्या बना देंगे, फोर ब्रेन। मिड ब्रेन सेकंड पार्ट हो जाएगा, और सेरेबेलम, पोन्स एंड मेडुला ये क्या बना देंगे, ये तीनों पार्ट मिलकर क्या बना देंगे, हाइंड ब्रेन। ठीक है, ये सारा हो गया फोर ब्रेन, ये सारा हो गया फोर ब्रेन। ठीक है, अब इसके और मिड ब्रेन में क्या आ जाता है, आप कहेंगे सर ने मिड ब्रेन तो बताया ही नहीं। मिड ब्रेन में आ जाएगा कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना एंड प्लूरा सेरेब्री, या सेरेब्रल पेडंकल भी कहते हैं उसको, सेरेब्रल पेडंकल्स, प्लूरा सेरेब्री। ठीक है, ये बंडल होते हैं ना फाइबर्स के बच्चों। अब फंक्शंस देख लेते हैं। ये चारों लोब टेम्पोरल में बता रहा था ना आपको, टेम्पोरल लोब नीचे की तरफ होगी, फ्रंटल लोब प्रॉब्लम सॉल्विंग, रीजनिंग, वॉलंटरी मोटर एक्टिविटीज़, सेंसेशन, बॉडी ओरिएंटेशन, विजन, कलर, ये सारे के सारे काम फोर ब्रेन के हैं। सेरेब्रम यहाँ पे प्रेजेंट है, इसको कंट्रोल सेंटर कहते हैं। ठीक है, सेरेबेलम सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट हो गया, ये किसका पार्ट हो गया, हाइंड ब्रेन का पार्ट हो गया। उसके साथ यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेडुला ऑब्लंगेटा आ जाएगा, ये हाइंड ब्रेन बना देंगे। तो इक्विलिब्रियम, बॉडी का पोस्चर मेंटेन करने का काम करता है सेरेब्रम। मेडुला और पोन्स क्या करेंगे, ये इनवॉलेंट्री फंक्शन को रेगुलेट करने का काम करेंगे। तो सारे पार्ट के फंक्शन आप क्लियरली बता सकते हैं। फोर ब्रेन में एक और पार्ट होता है जिसको ओल्फैक्टरी लोब्स कहते हैं। ओल्फैक्टरी का मतलब स्मेल। ठीक, तो ये सारे पार्ट के फंक्शन आप क्लियरली लिख सकते हैं। चलिए ब्रेन 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 बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, बार बार क्वेश्चन आ रहा है। क्रॉस सेक्शन व्यू ह्यूमन ब्रेन का, जहाँ पे आपको बताना है वो पार्ट जो वॉलेंट्री फंक्शन करेगा, सेरेब्रम। ठीक है, जो सलाइवेशन, वोमिटिंग, इनवॉलेंट्री फंक्शन, मेडुला, बिना सोचे लिख दीजिए। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन सेरेब्रम, फ्लूइड दैट प्रोटेक्ट द ब्रेन, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, मेनिंजेस, वो 3 मेम्ब्रेन कवरिंग जो ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, कौन सी हैं, ड्यूरामेटर, अरेक्नोइड मेम्ब्रेन एंड पाया मैटर। और इनके बीच में, सबके बीच में क्या भरा होता है, इनके बीच में भरा होता है ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। ठीक है बच्चों, चलिए बताना है फोटोट्रोपिज्म, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म। ट्रोपिक मतलब डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं, एक तरह से ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट होते हैं ट्रोपिक मूवमेंट। ठीक है, फोटो का मतलब है लाइट, फोटो की तरफ डायरेक्शन है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे लाइट है तो सीधा जा रहा है, इधर लाइट हो गई तो बेंड हो गया है ना। तो जो अपर पार्ट होते हैं प्लांट के, जो लाइट की तरफ बेंड करते हैं, दे आर कॉल्ड पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक। ठीक, तो जो स्टेम है, लीव्स हैं, वो पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक हो गई। लेकिन जो रूट्स हैं दे मूव अवे फ्रॉम द लाइट, तो उनको क्या कहेंगे, नेगेटिवली फोटोट्रोपिक। तो अगर उस स्टिमुलस की तरफ मूवमेंट है तो पॉजिटिव, उससे दूर है तो नेगेटिव। तीनों केसेस में यही करना पड़ेगा हमें। ये देखिए, ये जियोट्रोपिज्म हो गया कि ग्रेविटी की तरफ जो रूट्स हैं वो ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट कर रही हैं, ग्रोथ कर रही हैं, तो रूट्स आर पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक। लेकिन जो अपर पार्ट है, लीव्स हैं, स्टेम है, दे मूव अवे फ्रॉम द ग्रेविटी, तो नेगेटिवली जियोट्रोपिक हो गए। और कीमोट्रोपिज्म केमिकल रेस्पॉन्स है, हाईली स्पेसिफिक होता है। जो पोलन ग्रेन है स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, अपनी पर्टिकुलर स्पीशीज के स्टिग्मा पे ही आके वो स्टिक करेंगे और पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन होगी और वो फिर पहुंच जाएगा टुवर्ड्स एम्ब्रियो सैक। तो ये केमिकल के टुवर्ड्स रेस्पॉन्स है, तो कीमोट्रोपिक मूवमेंट हो गया। तो फोटो, लाइट, कीमो, केमिकल, जियो, ग्रेविटी के लिए। ठीक है बच्चों, चलिए मसल सेल्स नहीं है, प्लांट कैसे मूवमेंट शो करते हैं। ठीक है, उनमें होता है नेस्टिक मूवमेंट, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं। जो वाटर का अमाउंट होता है सेल में, उसके टर्गर प्रेशर की वजह से ये मूवमेंट शो होते हैं। ठीक है ना, इसके अलावा कुछ हार्मोन्स भी उस मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो देखिए, प्लांट शो नेस्टिक मूवमेंट और ट्रोपिक मूवमेंट व्हेन देयर मसल सेल्स आर एब्सेंट, बाय नेस्टिक मूवमेंट बाय वेरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इन देयर सेल्स। तो लीफ प्यूटियोल उसको परफॉर्म करता है। उसके अलावा ऑक्सीजन हार्मोन जैसे जो प्लांट हार्मोन्स हैं वो भी फोटोट्रोपिज्म शो करते हैं। एब्सिसिक एसिड विल्टिंग ऑफ लीव्स कॉज कर देता है। साइटोकाइनिन क्या करता है, फ्रूट और सीड की डेवलपमेंट कर देता है। जो फाइटो हार्मोन्स है, जो प्लांट हार्मोन्स हैं, वो भी हेल्प कर देते हैं।
ठीक है, क्लियर। चलिए अब एक प्लांट हार्मोन का आपको नाम बताना है जो बेंडिंग में हेल्प करता है व्हेन इट इज एक्सपोज टू यूनिडायरेक्शनल लाइट, और ये फोटोट्रोपिज्म को भी प्रमोट करेगा। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, 2023 में आया। तो फोटोट्रोपिज्म मैंने ऑलरेडी अभी बता दिया आपको क्या होता है फोटोट्रोपिज्म, कि प्लांट की बेंडिंग टुवर्ड्स लाइट, जो अपर पार्ट है प्लांट्स के वो बेंड करते हैं। ठीक है बच्चों, ऑक्सीजन जो हार्मोन है वो टिप पे प्रोड्यूस होता है फोटोट्रोपिक प्लांट्स के स्टेम की टिप पे, जिसकी वजह से वो सेल का एक्सटेंशन करता है और वो बैंड हो जाती है सनलाइट की तरफ। कैसे काम करता है देखिए, मैं अगले डायग्राम में आपको दिखाता हूँ। देखिए सन ऊपर है, ओवरहेड है, ऑक्सीजन इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया साइड्स में। ठीक है, ये देख पा रहे होंगे आप, सॉरी ये यहाँ पे इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन जैसे ही सन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, साइड में जा रहा है, ऑक्सीजन मूव कर रहा है शेडेड एरिया की तरफ। ठीक है, ऑक्सीजन का मूवमेंट हो रहा है जिसकी वजह से प्लांट की बेंडिंग भी हो जाती है बच्चों। तो ये बेंडिंग किसकी वजह से हुई, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन, जहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उसकी अपोजिट साइड बेंड हो जाएगी। समझ रहे हो आप, यहां पे ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, बेंडिंग कहां हुई, अपोजिट साइड हो गई है। ठीक है, तो ये फोटोट्रोपिज्म भी शो कर रहा है। होप चीजें समझ आ रही होंगी आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। जियोट्रोपिज्म बताना है, लेवल डायग्राम बनाना है ऐसे प्लांट का जो कि जियोट्रोपिक मूवमेंट शो कर रहा है। 2 साल लगातार क्वेश्चन आया है ऑलरेडी, मैं अभी आपको बता चुका हूँ कि प्लांट का मूवमेंट टुवर्ड्स ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। तो जो रूट्स हैं बच्चों, रूट्स दूर जा रही है कि पास आ रही है, ग्रेविटी के रूट्स आर पॉजिटिव टुवर्ड्स ग्रेविटी। ठीक है, लेकिन जो अपर पार्ट है, लीव्स है, स्टेम है, इट इज मूविंग अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, ग्रेविटी से दूर जा रहा है, तो दे आर नेगेटिवली जियोट्रोपिक। क्लियर, मैंने पहले बताया था स्टिमुलस की तरफ है तो पॉजिटिव, स्टिमुलस से दूर है तो नेगेटिव मूवमेंट होगा। तो बेटा ये आपके टॉप 22 PYQs, जिसको आप मोस्ट रिपीटेटिव PYQs भी कह सकते हो, थे आपके चैप्टर कंट्रोल कोऑर्डिनेशन से। हेरिडिटी के क्वेश्चंस ऑलरेडी मैं आपके लिए डाल चुका हूं आपके अपने चैनल बायोनीति पर। ये मैंने अंतिम युद्ध शुरू किया है, आखिरी लड़ाई शुरू कर दी है आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए, दोनों बोर्ड के लिए, 10th और 12th दोनों क्लास के बच्चों के लिए। 10th का साइंस का हम पूरा डिस्कशन कर रहे हैं, 1 शॉट्स कर रहे हैं, हम PYQs कर रहे हैं, MCQs कर रहे हैं, असर्शन रीजनिंग कर रहे हैं, कंप्लीट सेट है आपके लिए। और इसी तरह हम 12th क्लास के बच्चों के लिए भी 1 शॉट, PYQs एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं बेटा। फिर भी आपको कोई डाउट है, मैं हमेशा आपको रिक्वेस्ट करता हूं आप कमेंट सेक्शन में पूछिए। जब तक आप नहीं पूछेंगे हमें नहीं पता चलता है कि आपको कहां पे कंफ्यूजन है। अगर आप पसंद करते हैं तो आप इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। आपके कमेंट्स की हमेशा वेट रहती है, आपका जो रेस्पॉन्स है वो हमें मोटिवेट करता है बच्चों कि हम और अच्छा करें बच्चों के लिए। अभी भी बहुत टाइम है, आपको 95+ लाने में हम पूरी जी जान लगा देंगे। सिर्फ आपको एक काम करना है, जो हम कर रहे हैं उसको फॉलो करते रहना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, गुड लक।